अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल्स की पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 के प्रॉब्लम्स ख़त्म किए थे और ये कहा था कि हम चैप्टर नंबर 9 के प्रॉब्लम्स को स्किप करके चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स की तरफ जाने वाले हैं और आखिर में अगर टाइम बचा तो चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है और जैसे कि कहा जाता है कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप थ्योरी की जितनी भी नॉलेज है, यानी कि थ्योरी के अंदर जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं जो न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर जिसके न्यूमेरिकल्स आपकी बुक के अंदर मौजूद है, वो थ्योरी पूरी की पूरी आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। उसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स जो है वो बनाए हैं हमने वो भी आपके पास होने चाहिए, फार्मूले वगैरह, मतलब आपको समझ में आए हुए हों कि फार्मूले का जो मतलब क्या है और कब इस्तेमाल करने हैं। तो इसलिए इसके अंदर भी जितने हमारे पास कॉन्सेप्ट थे, जितने टॉपिक्स थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स जो है वो कौन कौन से टॉपिक से हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम न्यूमेरिकल्स कौन कौन से परफॉर्म करेंगे, 10.1, इसके बाद 10.2 और 10.3 को हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स है, यंग मॉडुलस से रिलेटेड है, परफॉर्म तो करने चाहिए। लेकिन इसके अंदर 10.3 के अंदर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का भी है, यानी कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसलिए ये वाला तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर नहीं सकते और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, तो ये दोनों जो है वो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद 10.1 के बाद डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे 10.4 के ऊपर, 10.4 और इसके बाद 10.5 और 10.6। इस वीडियो के अंदर ये वाले प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल इसके 10 प्रॉब्लम है, तो बाकी जो 4 प्रॉब्लम रह जाएंगे फिर उन्हें हम लोग अगली वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। अब इसके अंदर ये वाला जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास रिलेटेड है हुक्स लॉ से। स्प्रिंग का जो लॉ था, हुक्स लॉ, उसके अंदर जो स्टेटमेंट या फिर जो फार्मूला बना था ये उस टॉपिक से रिलेटेड है। ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे पास इसी हुक्स लॉ के आगे हमने एक यंग्स मॉडुलस पढ़ा था, तो यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड है ये वाला प्रॉब्लम 10.4। और इसके अलावा जो ये हमारे पास दोनों प्रॉब्लम है 10.5 और 10.6, ये रिलेटेड है एनालिटिकल ट्रीटमेंट से, एनालिटिकल ट्रीटमेंट से ऑफ आर्चिमीडेस प्रिंसिपल। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्चिमीडेस प्रिंसिपल को समझने के लिए जो प्रेशर ऑफ अ लिक्विड वाली वीडियो थी या फिर जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट थे वो भी आपके पास होने चाहिए। यानी कि इसको समझने के लिए प्रेशर ऑफ अ लिक्विड वाला जो टॉपिक था वो, और ये वाले प्रॉब्लम्स को समझने के लिए एनालिटिकल ट्रीटमेंट। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इनकी नॉलेज, इनके अंदर जितने फार्मूले हमने बनाए वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। तो फार्मूले अगर हम लोग लिखें तो हुक्स लॉ के अंदर हमने जो फार्मूला बनाया था वो ये बनाया था कि फोर्स जो होती है वो हमारे पास K इंटू एक्स के इक्वल होती है। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, कि जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन किसी स्प्रिंग के अंदर आएगी फोर्स भी आपको उतनी ही ज़्यादा लगानी पड़ेगी, यानी कि फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगानी पड़ेगी अगर आप एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा चाहते हैं। तो ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में। और ये जो K आया था हमारे पास ये स्प्रिंग कांस्टेंट था, तो पहले प्रॉब्लम के अंदर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। और इसी तरह जो दूसरे वाला प्रॉब्लम है हमारे पास 10.4, उसके अंदर यंग्स मॉडुलस का फार्मूला जो इस्तेमाल होगा। और इसका जो फार्मूला हमने बनाया था वो बनाया था F मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, और साथ ही साथ जो है वो मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो ये दो फार्मूले के हमारे पास, ये वाला पहला और ये जो है हमारे पास दूसरा, जो दोनों पहले और दूसरे वाले 10.4 के अंदर जो हमारे पास इस्तेमाल होंगे। और सबसे आखिरी वाली जो दो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं इनके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो हमारे पास अपथ्रस्ट का फार्मूला इस्तेमाल होगा, जो हमने बनाया था एनालिटिकल ट्रीटमेंट के अंदर, कि अपथ्रस्ट की जो फोर्स होती है अपथ्रस्ट की जो फोर्स होती है वो इक्वल होती है एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट
और इनटू मल्टीप्लाइड बाय रो यानी कि डेंसिटी और मल्टीप्लाइड बाय जी यानी कि ग्रेविटी। तो ये सारे के सारे फार्मूले आज के न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम के साथ जो कि 10.1 है और इसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से है कि एक ब्लॉक है हमारे पास जिसका मास 0.1 kg है। एक ब्लॉक है जिसका मास 0.1 kg है और उसको हमने अटैच किया हुआ है एक स्प्रिंग के साथ एंड प्लेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक हॉरिजॉन्टल टेबल है इस तरह की और इसके ऊपर जो है वो एक मास है, एक ब्लॉक है जिसका मास 0.1 kg है। इसको हमने अटैच किया हुआ है स्प्रिंग के साथ। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे जो है वो स्प्रिंग कनेक्टेड है, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ, फ्रिक्शनलेस टेबल है ये, इसके ऊपर पड़ा हुआ है। द स्प्रिंग इज़ स्ट्रेच्ड टू 20 सेंटीमीटर व्हेन फोर्स 5 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू इट। जो हमारे पास ये स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो गया 20 सेंटीमीटर तक अपनी मेन पोजीशन से यहाँ तक आके जो है वो स्ट्रेच हो गया यहाँ से। जब इसके ऊपर फोर्स लगाई गई, अब जो ये स्प्रिंग होगा वो कुछ इस तरह से स्ट्रेच हुआ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आया यानी कि जो स्ट्रेच हुआ स्प्रिंग वो 20 सेंटीमीटर तक का हुआ और इसके ऊपर जो फोर्स लगाई गई इसको स्ट्रेच करने के लिए वो 5 न्यूटन की थी। बोल रहे हैं कि बताओ आपके पास के की क्या वैल्यू है, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करके बताओ जो आपके पास के होता है। तो अगर डाटा बनाए यहाँ पे तो उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले मास दिया हुआ है m जो कि किसकी इक्वल है 0.1 kg के। इसके बाद हमें x की वैल्यू दी हुई है जो कि 20 सेंटीमीटर है, यानी कि जितना स्ट्रेच हुआ है वो स्प्रिंग वो 20 सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर से हमें मीटर के अंदर जाना पड़ेगा और मीटर के अंदर किस तरह से जाते हैं हमें पता है कि 20 को आप डिवाइड करवा दो 100 से तो आपके पास जो आंसर आता है वो मीटर के अंदर आता है यानी कि 0.2 मीटर। ये x की वैल्यू है। हमारे पास ये मास दिया हुआ है लेकिन मास इसके अंदर शायद इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इसके फॉर्मूले के अंदर मास जो है वो है ही नहीं कहीं पे। फोर्स है, x है और k है। x की वैल्यू ये रही और फोर्स की वैल्यू भी इन्होंने दी हुई है जो कि हमारे पास 5 न्यूटन है। यानी कि ये जो चीज़ है हमारे पास ये एडिशनल है, ये वैसे ही दी हुई है उन्होंने। तो ये डाटा है, इसके अंदर ये चीज़ और ये चीज़ हमें पता है। और पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, अगर हम लिखें कि फाइंड करने को जो हमें वो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि के की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है ये। इसके अंदर हम डायरेक्ट रेफरेंस देंगे कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो इक्वल होती है के इंटू एक्स के। इसके अंदर वैल्यूज़ अगर पुट करें तो फोर्स की जगह पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे के एज इट इज़ क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकालनी है और x की जगह पे जो 0.2 जब आके डिवाइड होगा 5 से तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 0.2। तो 5 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 0.2 से तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 25। तो k की जो वैल्यू है हमारे पास वो 25 है और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10.1 जिसके अंदर हमसे उन्होंने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को कहा था। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 10.4 की तरफ जो कि यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड है। तो देखते हैं इसको कि ये किस तरह से उन्होंने दिया हुआ है। जी तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10.4 है और ये रिलेटेड है हमारे पास यंग्स मॉडुलस वाले टॉपिक से। और इस टॉपिक को हमने हुक्स लॉ वाली वीडियो के अंदर ही डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल के अंदर। तो अब उसका प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे हमारे पास बन के आया है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। वर्डिंग कुछ इसकी इस तरह से कि बोल रहे हैं 2 kg का हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि सस्पेंड किया हुआ हमने कॉपर की वायर से। तो अगर यहाँ पे हम स्केच बनाने की कोशिश करें तो ये कॉपर की वायर है फ़र्ज़ करो और इसके आगे जो है वो 2 kg का एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड कर दिया है जो कितना लंबा है, यानी कि उसकी जो लेंथ है हमारे पास कॉपर की वायर की वो 2.5 मीटर की है। और जो इसका
हमारे पास डायमीटर है इस कॉपर की वायर का, अगर इस कॉपर की वायर को जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी हमें, और इसका जो डायमीटर होगा हमारे पास, ये डायमीटर इन्होंने दिया हुआ है 0.6 मिलीमीटर। और डायमीटर में पता है कि क्या होता है, अगर ये सर्कल है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, फ़र्ज़ करो कि ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ये डायमीटर होता है। और रेडियस के बारे में भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है। रेडियस सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। और यहाँ पे जो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन होता है, ये बच्चों वाली बात है। डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या होता है कि एक डायमीटर के अंदर 2 रेडियस आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस है। अगर आप इन दोनों रेडियस को ऐड कर दोगे तो डायमीटर बन जाएगा, यानी कि डायमीटर जो होता है वो 2r के इक्वल होता है। जितना भी रेडियस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इतना रेडियस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो यहाँ तक चली जाएगी जो लेंथ होगी, तो ये डायमीटर होता है। अगर रेडियस फाइंड करना हो तो ये जो 2 है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा डायमीटर से। तो जो यहाँ पे हमारे पास रेडियस की वैल्यू आएगी वो डायमीटर डिवाइड बाय 2, यानी कि डायमीटर को आधा कर दो। डायमीटर फ़र्ज़ करो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये सेंटर वाला पॉइंट है, यानी कि सेंटर है उस सर्कल का। तो डायमीटर की वैल्यू फ़र्ज़ करो कि हमें दी हुई है 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू दी हुई है वो 6 दी हुई है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर ये वाला बिल्कुल सेंटर है इस लेंथ का, तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी या फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो ज़ाहिर सी बात है आप बताओगे कि 3। और 3 कैसे आया होगा, इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमें बोला जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो 6 है और ये सेंटर है। तो क्या हुआ सेंटर से कि ये वाली जो 6 थी ये 2 चीज़ों के अंदर डिवाइड हो गई, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम। और 6 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। तो इसलिए जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर को आधा कर दो आप, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास रेडियस कहलाएगी सर्कल की। ये आपको डायमीटर दिया हुआ और ये रेडियस जो है वो आगे इस्तेमाल होगा हमारे पास एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो एरिया को भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, एरिया का फॉर्मूला भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, यानी कि जो सर्कुलर आपके पास एरिया आपको नज़र आ रहा है, अगर ये आपको कैलकुलेट करना हो तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है A=πr²। ये आपने जहन में रखना है क्योंकि ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो यंग मॉडुलस है इसके अंदर आपको एरिया की वैल्यू चाहिए होती है। तो उन्होंने आपको डायमीटर इसलिए दिया हुआ है कि आप डायमीटर से रेडियस निकालो, रेडियस से जो है वो एरिया निकालो। इस तरह से डायरेक्ट एरिया नहीं दिया हुआ, आपको खुद बोला हुआ है कि आप खुद कैलकुलेट करो एरिया। अब बोल रहे हैं कि हाउ मच विल द वायर स्ट्रेच ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ज़ाहिर सी बात है ये जो हमारे पास ब्लॉक है, ये फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, अप्लाई हो रही होगी, जो कि वेट की फ़ोर्स होती है। और वेट जो होता है वो mg के इक्वल होता है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो वायर है ये कितनी ज़्यादा स्ट्रेच होगी आपने वो कैलकुलेट करके बताना है। ओरिजिनल लेंथ 2.5 मीटर है, इसको कैपिटल L बोल दो। और बोला जा रहा है कि अब जो है वो जब ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगी तो इसकी लेंथ के अंदर कुछ इजाफा आ जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ डेल्टा L या फिर चेंज आ जाएगा लेंथ के अंदर। तो क्योंकि हमारे पास कॉपर की जो वायर होती है उसके अंदर स्ट्रेचिंग की एबिलिटी होती है। तो जब इसके ऊपर आप ब्लॉक लगाओगे या फिर कोई ऑब्जेक्ट लगाओगे किसी मास का और फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ से लगेगी तो इसके अंदर स्ट्रेचिंग आएगी। तो वही स्ट्रेचिंग ये लोग पूछ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेच होगी, ये L की वैल्यू आपने निकाल डेल्टा L की वैल्यू जो आपने निकाल के बतानी है। अब यहाँ पे अगर हम डाटा बनाएं तो डाटा के अंदर उन्होंने हमें दिया हुआ है मास m की वैल्यू जो कि 2 kg है, और इस m की वैल्यू से हम वेट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि वेट जो होगा वो कितना होगा। वेट इज इक्वल्स टू mg के इक्वल होता है। m की वैल्यू 2 है और जो g की वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। तो ये जब 2 9.8 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 19.6 और साथ में न्यूटन। तो ये वेट की वैल्यू होगी और ये भी आगे जो इस्तेमाल होगी। इसके अलावा उन्होंने हमें दिया हुआ है L जो कि 2.5 मीटर है और डायमीटर दिया हुआ है जो कि हमारे पास कितना है 0.6 मिलीमीटर। और मिली का जो लफ्ज़ है वो हमने 2 चैप्टर के अंदर देखा था कि मिली का जो लफ्ज़ था ये प्रीफिक्स था, इसका मतलब एक्सपोनेंट माइनस का 3 होता है।
तो अगर मिली को हटा के हम एक्सपोनेंट माइनस का 3 लगा दें तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, मीटर के अंदर। मिली मीटर था, मिली को हमने हटा के एक्सपोनेंट माइनस का 3 लगा दिया और मीटर अपनी जगह पे। और मीटर के अंदर क्यों चेंज किया, क्योंकि ये ऐसा यूनिट होती है। अब यहाँ से हमें रेडियस निकालना है और रेडियस से एरिया निकालना है, क्योंकि इसके फॉर्मूले के अंदर हमें एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेडियस किसके इक्वल आएगा, इस चीज़ को आप 2 से डिवाइड कर दो। फार्मूला क्या है, d/2। तो d की जो वैल्यू है वो 0.6 एक्सपोनेंट माइनस का 3 है। डिवाइड करोगे 2 से तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.6 एक्सपोनेंट माइनस का 3 और डिवाइड बाई 2। तो आंसर जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 3 एक्सपोनेंट माइनस का 4 और साथ में मीटर। तो ये आपके पास जो है वो रेडियस आ गया। अब रेडियस से जो है वो आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया किस तरह से कैलकुलेट करोगे, पाई की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 3.142। कांस्टेंट एक, इसकी जो वैल्यू है वो 3.142 है। तो जब आप यहाँ पे डालोगे 3.142 पाई की जगह पे और रेडियस की जगह पे डालोगे 3 एक्सपोनेंट माइनस का 4 और इसका स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर भी आपने लेना है। तो रेडियस का स्क्वायर लो और इसको मल्टीप्लाइड करवाओ 3.142 से। जो आपके पास आंसर आएगा एरिया का वो आएगा 2.8278 और एक्सपोनेंट माइनस का 7 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जो वो हमारे पास एरिया की यूनिट है। तो क्या क्या चीज़ें अभी तक हमारे पास जमा हुई, W यानी कि वेट जो कि फोर्स के इक्वल होता है। इस केस के अंदर जो फोर्स है वो W ही है, उन्होंने खुद बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके अलावा लेंथ जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होगी और इसके अलावा जो है वो हमारे पास एरिया आ गया, डायमीटर से हमने निकाल लिया। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू उन्होंने दी हुई है जो कि किसके इक्वल है 12.5 एक्सपोनेंट 10, कॉपर के लिए होती है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो y की वैल्यू हमारे पास वो है 12.5 एक्सपोनेंट 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो चीज़ फाइंड करनी है आपने, फाइंड क्या करनी है, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमें फाइंड करने को बोला हो वो डेल्टा L फाइंड करने को बोला हो, कि आप डेल्टा L जो फाइंड करके बताओ कि जो ये स्ट्रेचिंग आई इसके अंदर वो कितनी आई। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो ये फार्मूला है, सबसे पहले तो हम फार्मूले का यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू F इंटू एल अपॉन डेल्टा L और साथ में एरिया। हमने डेल्टा L जो है वो निकालना है, तो डेल्टा L यहाँ पे आ जाएगा और ये जो y है ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये डिवाइड हो रहा है डेल्टा L इस पूरी की पूरी वैल्यू से, इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y से। डेल्टा L इंटू वाई इज इक्वल्स टू F इंटू एल और अपॉन में जो हमारे पास a। और अब चूँकि हमें सिर्फ डेल्टा L चाहिए तो y को भी हम उस तरफ ले जाएंगे इज इक्वल टू के, ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस डेल्टा L से, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा y। बस हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे ले आए और इसको जो है यहाँ पे ले आए, तो फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया। अब अगर इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो जो वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास फोर्स की वो, अच्छा यहाँ पे एक और रेफरेंस ये दोगे आप लोग कि जो हमारे पास इस केस के अंदर फोर्स है वो वेट के इक्वल है। तो ये जो फोर्स है ये W के इक्वल चला जाएगा और W की वैल्यू जो हमने निकाली भी है, तो W की वैल्यू ये रही। इसके अलावा L की जो वैल्यू है वो ये है, इसके अलावा Y की जो वैल्यू वो ये है और जो एरिया की वैल्यू है वो हमने ये निकाली है। सारी की सारी वैल्यूज़ मौजूद है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो 19.6 L की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2.5 है। इसके अलावा जो Y की वैल्यू वो हमारे पास 12.5 एक्सपोनेंट 10 और जो एरिया की वैल्यू निकाली हमने वो निकाली है 2.8278 और एक्सपोनेंट माइनस का 7। इन सबको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 जो कि इक्वल आ रहा है 49 के। और जब इसको आप डिवाइड करवाओगे 12.5 और एक्सपोनेंट 10 मल्टीप्लाइड बाय 2.8
278 एक्सपोनेंट माइनस का 7, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.386 एंड एक्सपोनेंट माइनस का 3 और साथ में मीटर। तो ये आपके पास आंसर है, यानी कि इतनी स्ट्रेचिंग इस वायर के अंदर, इस कॉपर की वायर के अंदर आएगी। और अगर इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर नहीं लिखना, नॉर्मल फॉर्म के अंदर लिखना है, तो नॉर्मल फॉर्म के अंदर किस तरह से लिख सकते हो कि ये पॉइंट जो है वो 3 जंप लगा के पीछे की तरफ ले जाओ। यहाँ आएगा तो 1 और 2 0 और ऐड हो जाएंगे मीटर, यानी कि ये वैल्यू है 0.001386 मीटर या फिर 1.386 और एक्सपोनेंट माइनस का 3 मीटर। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10.4 और यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड था। और बढ़ते हैं फिर अगले प्रॉब्लम की तरफ जो कि 10.5 है, और फिर 10.6 करके आज की वीडियो को जो है वो ख़त्म करते हैं। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10.5 है और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है जो कि शायद हमने चैप्टर नंबर 10 की ही किसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट था कि जिसके अंदर हम लोग ये बोल रहे थे कि अगर हम किसी चीज़ को पानी के अंदर जाके उठाएं, मतलब पहले आप जो है वो नॉर्मल पानी के अलावा उठाओ, लिक्विड के अलावा एयर के अंदर उठाओ और उसको फील करो, और फिर उसी चीज़ को आप पानी के अंदर लेके जाओ और पानी के अंदर ले जाने के बाद पानी के अंदर उठाओ, यानी कि ये पानी है और यहाँ पे जो वही ब्लॉक आप पहले जो है वो एयर के अंदर उठाओ और एयर के अंदर फील करो, फिर आप पानी के अंदर ले जाओ और पानी के अंदर ले जाके जो उसको उठा के फील करो, तो आपको जो वज़न है उसका वो काफ़ी ज़्यादा कम लगेगा, यानी कि फ़र्क लगेगा वज़न के अंदर। और ये नेचुरल चीज़ है। इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हमने थ्योरी के अंदर जो डिस्कस किया हुआ था। आर्चिमीडेस प्रिंसिपल था कि अपथ्रस्ट जो है वो उसके ऊपर लग रहा होता है। तो पानी के अंदर जाने के बाद हमारा जो वेट है वो चेंज हो जाता है, अपरेंट वेट जो बन जाता है, यानी कि एक जो हमारा एक्चुअल वेट होता है वो, और एक जो है वो अपथ्रस्ट की फोर्स हमारे ऊपर लग रही होती है। तो इन दोनों के मुकाबले में, यानी कि इन दोनों की वजह से जो नेट रिजल्ट आ रहा होता है वो हमारा वेट होता है, वो हमारा अपरेंट वेट कहलाता है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर वही चीज़ उन्होंने पूछी हुई है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास जो है वो 92 kg है और उसका वॉल्यूम जो है वो 0.031 मीटर क्यूब है, और वो सी की बॉटम के ऊपर मौजूद है, यानी कि सी के अंदर, एंड के अंदर जो है सी के बीच में मौजूद है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू लिफ्ट इट, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको उठाने के लिए। जो डेंसिटी दी हुई है सी की वो इतनी है। तो यहाँ पे भी वही केस हो रहा होगा, वही जो हमने उसके अंदर पढ़ा था रीज़न, वही इन्होंने यहाँ पे प्रॉब्लम बना के दे दिया कि एक ब्लॉक है और इसे जो है वो आप लेके जाओ पानी के अंदर, सी के अंदर, समुंदर के अंदर, और वहाँ पे हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी इसको उठाने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी चीज़ को आपने उठाना होता है, यानी कि जितनी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो उसकी वेट की फोर्स के बराबर होती है, यानी कि उसका एक्चुअल वेट, जितना भी किसी बॉडी का एक्चुअल वेट होगा आपको उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी उस चीज़ को उठाने के लिए। जाहिर सी बात है, ये तो एक कॉमन सी बात है कि जितना किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा आपको उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी उसको लिफ्ट करने के लिए। अब लेकिन पानी के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो उसका एक्चुअल वेट जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसका अपरेंट वेट जो है वो बन जाता है। देखिए अपथ्रस्ट भी लग रही होती है उस बॉडी के ऊपर, ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर, एक तो इसका एक्चुअल वेट है और एक जो है वो अपथ्रस्ट की फोर्स इसके ऊपर लग रही है। तो क्या होगा कि इन दोनों को जब हम लोग माइनस करवाएंगे तो जो नेट फोर्स होती है उसी को हम लोग अपरेंट फोर्स बोल रहे होते हैं, जो कि इन दोनों को माइनस करवाने से आती है। एक्चुअल वेट और साथ में जो अपरेंट यहाँ पे जो है अपथ्रस्ट की फोर्स, अपथ्रस्ट, इन दोनों को माइनस करवाने से जो अपरेंट वेट आता है। तो जो भी इसका अपरेंट वेट होगा हमें उतनी ही फोर्स इसके ऊपर लगानी पड़ेगी इसको उठाने के लिए। तो इसको सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले एक्चुअल वेट निकालना पड़ेगा इसका, फिर अपथ्रस्ट निकालनी पड़ेगी और फिर अपरेंट वेट निकालना पड़ेगा कि इसका जो अपरेंट वेट है वो कितना बन रहा है, और फिर हम एंड में बता देंगे कि जो इसका अपरेंट वेट अब हो चुका है हमें इतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी इसको उठाने के लिए। तो डाटा बनाते हैं। सबसे पहले तो इसका हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है डाटा कि जो ब्लॉक है उसका मास 92 kg है,
और जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो हमारे पास 0.031 मीटर क्यूब है। इसके बाद बोल रहे हैं कि वो समुंदर के अंदर पड़ा हुआ है, और उसके बाद वो लोग पूछ रहे हैं कि हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू लिफ्ट इट, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी समुंदर के अंदर इसको उठाने के लिए। रॉ की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 1.03 एंड एक्सपोनेंट 3 kg/m³, और आपने फाइंड क्या करना है कि कितनी फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी आपको इस बॉडी को उठाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका एक्चुअल वेट देखेंगे कि इसका जो एक्चुअल वेट है वो किसके बराबर है। वेट का फॉर्मूला m/g के इक्वल होता है। तो मास हमें दिया हुआ 92, और साथ में जो g की वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। तो 92 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 9.8 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 901.6 न्यूटन। ये इसका एक्चुअल वेट है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर समुंदर के अलावा एयर के अंदर आपको इस ब्लॉक को उठाना हो तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, इसके वेट के बराबर, एक्चुअल वेट के बराबर 901.6 न्यूटन। तो मतलब इतनी फोर्स आप इसके ऊपर लगाओगे तो ये लिफ्ट हो पाएगा, यानी कि ये उठ जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि इसी ब्लॉक को हम समुंदर के अंदर ले गए और समुंदर के अंदर ले जाके जो है वो रख दिया, तो क्या होगा कि समुंदर के अंदर इसका वेट जो है वो चेंज हो जाएगा, अपरेंट वेट के इक्वल हो जाएगा। तो अपरेंट वेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमने देखा था, वो किसकी इक्वल है, अपरेंट वेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एक्चुअल वेट माइनस का अप थ्रस्ट। कि फ़र्ज़ करो कि पहले जो हमारे पास एक बॉडी थी उसका वेट था 4 या फिर 6 न्यूटन, ये इसका वेट था नीचे की तरफ। अब क्या हुआ कि किसी बंदे ने इसके ऊपर की तरफ से भी फोर्स लगाना स्टार्ट कर दी, यहाँ पे 2 न्यूटन की। तो इसका जो वेट था क्या वो 6 न्यूटन ही रहेगा, नहीं, क्योंकि चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो नेट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे आ रहा है, और उसी को हम लोग अपरेंट बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए जो नेट का लफ्ज़ है वो यहाँ पे अपरेंट से चेंज हो रहा है, या फिर अपरेंट जो है वो इस्तेमाल किया हुआ उन्होंने। अब इसका जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि 4 न्यूटन, क्योंकि 6 न्यूटन जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और 2 न्यूटन जो है वो ऊपर की तरफ भी एक बंदा जो है वो लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो जो नेट फोर्स या फिर अपरेंट फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी वो 4 न्यूटन की होगी। तो ये कैसे आई, एक्चुअल वेट जो था इसका उसको माइनस करवा दूँ, जितनी भी फोर्स कोई बंदा इसकी तरफ इसके ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो ये इक्वल आएगा 4 न्यूटन के। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो एक्चुअल वेट है उसका वो इतना है, और जितनी भी अपथ्रस्ट की फोर्स पानी की तरफ से लग रही होगी वो क्या कर रही होगी कि इसके वेट को कम कर रही होगी। अब अगर कोई बॉडी या कोई बंदा इसके ऊपर आके फोर्स या फिर इसको उठाना चाहेगा तो उसका जो वेट होगा एक्चुअल वो कम होके अपरेंट वेट के इक्वल चला जाएगा। तो एक्चुअल वेट हमने निकाल लिया है, और अपरेंट वेट निकालने के लिए ये जो फोर्स है बेसिकली ये अपरेंट वेट के बराबर होगी। फोर्स जो होगी वो अपरेंट वेट के बराबर होगी, कि जितना भी इसका अपरेंट वेट आया होगा हम बोलेंगे कि उतनी ही फोर्स इस बॉडी को उठाने के लिए लगानी पड़ेगी। क्योंकि अभी कितनी फोर्स लगानी पड़ी है, इतनी 901.6 न्यूटन। और जो अपथ्रस्ट है ये क्या करता है कि पानी की तरफ से लगता है बॉडी के ऊपर, ये एक्चुअल वेट नीचे की तरफ और अपथ्रस्ट जो है वो ऊपर की तरफ लगता है। तो ये जो हमारे पास अपथ्रस्ट है ये क्या करता है कि हमारा काम आसान कर देता है। इस बॉडी को उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ती है। मतलब किसी चीज़ को आपने अगर लिफ्ट करना है तो जाहिर सी बात है आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स इक्वल होती है इस बॉडी के एक्चुअल वेट के बराबर। जितना इसका एक्चुअल वेट होगा उतनी ही अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी जो लिफ्ट हो पाएगी। अब अगर अपथ्रस्ट हमारा काम इस तरह से आसान कर रहा है यहाँ पे कि ये ऊपर की डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहा है, और ये जितनी भी फोर्स लगाएगा हमारा काम उतना आसान हो जाएगा। अगर ये इसमें से फ़र्ज़ करो कि 500 न्यूटन की फोर्स लगा दे तो बाकी जितनी भी बचेगी फिर सिर्फ और सिर्फ हमें वो लगानी पड़ेगी, और वो अपरेंट फोर्स के बराबर होती है। यानी कि वो अपरेंट फोर्स होती है कि जितने भी अपथ्रस्ट की फोर्स पानी लगा रहा होगा वो इसकी एक्चुअल वेट में से माइनस हो जाएगी। एक्चुअल वेट में से जब इसको माइनस करेंगे तो जो बच जाएगी फोर्स वो हमारे पास अपरेंट वेट कहलाता है इस बॉडी का, और हमें सिर्फ उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी उसको लिफ्ट करने के लिए, फिर उसको उठाने के लिए। तो इस वाले फार्मूले के लिए
एक्चुअल वेट तो हमारे पास है, अब थ्रस्ट की फोर्स जो है वो निकालनी पड़ेगी कि पानी जो है उसके ऊपर कितनी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो अब थ्रस्ट का जो फार्मूला था वो हमने किसके इक्वल बनाया था, A इंटू एच मल्टीप्लाइड बाय रॉ और इंटू जी, ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर इस वाले फार्मूले को देखें, इस वाली चीज़ को देखें, तो ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। वॉल्यूम का फार्मूला हमने इसी चैप्टर की थ्योरी के अंदर देखा था कि वो किसके इक्वल आ रहा था, एरिया को अगर आप किसी एक और हाइट से मल्टीप्लाई करवा दें तो वॉल्यूम बन जाता है, एरिया ये होता है। और अगर इसको एक और हाइट से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये वॉल्यूम बन जाता है। ये हमने इसकी थ्योरी के अंदर जो वो देखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये एरिया इंटू एच है, इसकी जगह पे हम लोग वॉल्यूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब थ्रस्ट जो है वो इक्वल आएगा वॉल्यूम इंटू रॉ इंटू जी। तो ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, रॉ की वैल्यू उन्होंने सवाल के अंदर दी हो, उसकी यहाँ पे पुट करेंगे, और जो जी की वैल्यू होती है वो हमारे पास 9.8 होती है, ये तो सबको पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो यहाँ पे पुट करेंगे तो अब थ्रस्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब थ्रस्ट जो व्हीकल आएगा हमारे पास 0.031 इंटू जो रॉ की वैल्यू वो है हमारे पास 1.03 एक्सपोनेंट 3 और मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास 9.8 जो कि जी की वैल्यू है। तो अब थ्रस्ट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इन सबको मल्टीप्लाई करवाने के बाद 0.031 मल्टीप्लाइड बाय 1.03 एक्सपोनेंट 3 और मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास 9.8। तो जो वैल्यू आ रही है अब थ्रस्ट की वो ये आ रही है कि 312.914 न्यूटन। तो मतलब क्या हुआ कि जो सी है वो इतना अब थ्रस्ट इस बॉडी के ऊपर लगा रहा है। एक्चुअल वेट कितना है 901.6 न्यूटन। अब थ्रस्ट जो है वो हमारे पास आया 312.914 न्यूटन। तो अब थ्रस्ट ने क्या किया कि हमारा काम आसान कर दिया। अब ये जितना भी अब थ्रस्ट है ये इसमें से माइनस हो जाएगा और जितना भी वेट बचेगा हमें उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसको उठाने के लिए। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इसको बोल दो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर हम लोग वैल्यूज़ डालें तो अपरेंट वेट किसके इक्वल आएगा, अब थ्रस्ट और माइनस का एक्चुअल वेट माइनस का अब थ्रस्ट। एक्चुअल वेट जो है वो हमारे पास है 901.6, इसमें से माइनस करोगे 312 और साथ में पॉइंट आपके पास 2.914। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि इसमें से माइनस कर दो 901.6 और इसमें से माइनस कर दो आगे की वैल्यू तो 588.686 न्यूटन। तो ये हमारे पास जो है वो अपरेंट वेट है। और आखिर में हम लिखेंगे कि इतना ही आपको फोर्स लगानी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए कि फोर्स ऑफ 588.686 न्यूटन is required to lift this block। तो क्या हुआ कि अब थ्रस्ट ने जो इसका एक्चुअल वेट था 901.6 न्यूटन, इसमें से हमारा काम आसान करके 312.914 न्यूटन की फोर्स ऊपर की तरफ लगा दी और बाकी जितनी भी बची अब हमें उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी इस ब्लॉक को जो है वो लिफ्ट करने के लिए। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10.5। अब बढ़ते हम आखिरी प्रॉब्लम की तरफ जो कि प्रॉब्लम नंबर 10.6 है और देखते हैं उसकी बुक क्या है। जी, तो ये हमारे पास आखिरी प्रॉब्लम है जो कि 10.6 है और इसके अंदर शायद बुक के अंदर जो वो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, जो विड्थ इसकी दी हुई है वो 20 मीटर दी हुई है। तो शायद उसके अंदर जो मिस्टेक है, क्योंकि जो आंसर अगर बुक वाला आपको चाहिए तो बुक वाले आंसर के लिए यहाँ पे जो विड्थ की वैल्यू होगी वो 10 मीटर होगी, वरना अगर 20 मीटर डालोगे तो बुक से जो आंसर चेंज आएगा। तो ये शायद बुक के अंदर मिस्टेक है, इसको जो है वो करेक्ट करना है आप लोगों ने। 10 मीटर वाइड, तो बोल रहे हैं कि एक कैनाल का गेट है जो कि 10 मीटर वाइड है, खुला 10 मीटर खुला एंड 10 मीटर डीप, 10 मीटर जो है वो डीप के अंदर है। कैनाल जो है वो हम लोग नहर को बोलते हैं,
उर्दू के अंदर अगर इसका मतलब निकालोगे तो नहर, कैनाल नहर को बोलते हैं। और ये जो गेट होता है कैनाल का, ये बेसिकली लगाया जाता है पानी को रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए जो ये गेट लगाया जाता है। और फिर इस गेट को उठाते हैं तो पानी जो है पास हो जाता है उस नहर में से। और इसकी जो डायमेंशन वो लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये हमारे पास 10 मीटर खुला है और 10 मीटर ही गहराई के अंदर है, यानी कि डीप के अंदर है। कैलकुलेट करो द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, इसके ऊपर कितना थ्रस्ट लग रहा होगा कैलकुलेट करो। और बीच में कुछ वर्डिंग और थी, ऐड हुई भी थी, यहाँ से हमने रिमूव कर दी है कि एज्यूम करो कि जो लेवल है पानी का वो बिल्कुल टॉप ऑफ द गेट तक है। तो अगर टॉप ऑफ द गेट तक हमारे पास जो लेवल होगा पानी का, तो आप कैलकुलेट करो कि उसके ऊपर थ्रस्ट कितना लग रहा है। डेंसिटी जो दी हुई है वाटर की वो हमारे पास 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो गेट है जो कैनाल के अंदर इस्तेमाल किया हुआ उन्होंने कैनाल के पानी को रोकने के लिए। और कुछ इस तरह की हमारे पास होती है कैनाल, यानी कि कुछ इस तरह की जो है वो पीछे से सारे का सारा पानी आ रहा होता है। और ये यहाँ पे जो हमारे पास गेट लगा हुआ है, यहाँ से जो वो पानी सारे का सारा आ रहा है। और यहाँ पे गेट लगा हुआ है पानी को रोकने के लिए। यहाँ पे ये वाला हमारे पास गेट है। और इसकी जो विड्थ उन्होंने हमें बताई है सवाल के अंदर 10 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो विड्थ है। और इसके अलावा जो डेप्थ है, इसकी गहराई है यहाँ से यहाँ तक, वो भी हमारे पास कितनी है 10 मीटर की। अब अगर हम यहाँ पे थ्रस्ट कैलकुलेट करें कि इसके ऊपर कितना लग रहा है, तो सबसे पहले तो डाटा बनाएं कि डाटा के अंदर जो उन्होंने हमें डायमेंशंस दी हुई हैं, फ़र्ज़ करो कि ये इसको हम L बोल लें, लेंथ। और ये वाली जो हमारे पास चीज़ है इसको बोल दो कि ये विड्थ है W, या फिर इसको बोल दो कि ये हमारे पास लेंथ है और ये जो है ये विड्थ है, जैसे सवाल के अंदर उन्होंने बोला हुआ। तो बोल दो कि लेंथ 10 मीटर है और जो विड्थ है वो 10 मीटर है। तो इसका मतलब एरिया किसके इक्वल आएगा? एरिया का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो पढ़ा है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और यहाँ पे विड्थ दी हुई है, तो विड्थ भी जो है हमारे पास वही ब्रेथ ही होती है। तो दो आप डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करवाओ तो एरिया आता। तो यहाँ पे एरिया किसकी इक्वल आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, और जो कि इक्वल है 100 मीटर स्क्वायर की। ये एरिया की वैल्यू दी हुई है, यानी कि इस पूरे के पूरे हमारे पास जो गेट है इसका एरिया ही 100 मीटर स्क्वायर। इसके बाद जो हाइट उन्होंने दी हुई है हमें, वो बोल रहे हैं कि 10 मीटर की है, 10 मीटर डीप है, तो 10 मीटर की ही हाइट होगी यहाँ से, यानी कि मतलब पूरा पानी होगा यहाँ तक भरा हुआ। और इसकी अगर आप डेप्थ मालूम करो, वो जो उन्होंने सवाल में दिया हुआ है, तो वो 10 मीटर है। और इसके अलावा जो रॉ की वैल्यू है हमारे पास डेंसिटी की, वो कितनी है 1000 kg और साथ में पर मीटर क्यूब। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि आप अप थ्रस्ट की फ़ोर्स कैलकुलेट करके बताओ। इसको जो मैं यहाँ लिख लूँ कि अप थ्रस्ट की जो फोर्स है वो आप कैलकुलेट करके बताओ, ये फाइंड के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है। तो अगर हम फार्मूले का रेफरेंस दें यहाँ पे, तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि अप थ्रस्ट जो होता है वो इक्वल होता है A इंटू एच और साथ में रॉ इंटू जी। जी की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे लिख दो कि वो किसके इक्वल होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारी की सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करो तो एरिया की वैल्यू 100, एच की जो वैल्यू हमारे पास 10 है, रॉ की जो वैल्यू वो 1000 है, और जो जी की वैल्यू वो 9.8 है। तो इस पूरी की पूरी वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में रख के, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 9800 एंड 000, और यहाँ पे न्यूटन। तो इतनी अप थ्रस्ट की फोर्स इस वाले गेट के ऊपर जो हमारे पास लग रही होगी। और इसको आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि पॉइंट जो है वो यहाँ पे, तो 9 के बाद लेके आना है, तो कितनी जम्प्स खानी पड़ेंगी इस पॉइंट को 1 2 3 4 5 और 6,
इसका मतलब 9.8 एंड एक्सपोनेंट 6, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 जंपे खाई हैं, तो 9.8 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन जो है वो आपके पास अब थ्रस्ट की वैल्यू, और ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो सेम है, ये वाली भी और ये वाली भी, और जो बुक के अंदर आंसर है वो भी सेम है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10.6, जो कि आज के लिए आखिरी प्रॉब्लम था। और फिर जो इसके बकाया 4 प्रॉब्लम रह गए हैं 10.7 से लेकर 10.10 तक, वो अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।